नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। यह बहुत पुरानी कहानी है। मैं इसी महीने में ही जब सेवानिवृत्त हुई थी उसके बाद में ही यह कहानी लिखी थी, जिसको कि मैं पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है सेवानिवृत्त। यह उस समय की बात है जब ऑफिस में बायोमेट्रिक जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। लोग समझते थे कि सरकारी कर्मचारी बिना काम किए ही वेतन लेते हैं, परंतु उस समय में भी मैडम के कारण पूरा ऑफिस समय से पहले ही पहुंच जाता था और समय पर ही उठना भी अनिवार्य था। देर तक बैठने के लिए मैडम की अनुमति अनिवार्य थी। मैडम का सोचना था, देर तक बैठने वाले या तो वह होते हैं जो अपना काम समय पर नहीं कर सकते या भ्रष्टाचारी होते हैं। पूरे कार्यकाल में मैंने कभी भी मैडम को ना तो छुट्टी लेते देखा और ना ही कभी लेट आते। मैडम की एक ही बेटी थी, वो भी दूर रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और मैडम के कार्यकाल में कभी कोई काम उस समय में भी रुकता नहीं देखा। वह अपना वेतन भी तभी स्वीकार करती थी जबकि पूरा दफ्तर वेतन ले चुका होता था। उस समय यह 80 के दशक की बात है। उस समय वेतन बैंक में नहीं अपितु कैश ही मिला करता था। एक भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस की कल्पना जैसे कि आज के नेतागण करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ऑफिस उस समय हमारे शिक्षा विभाग का था। उस कार्यालय में जो कर्मचारी अपने आप को इस व्यवस्था में काम करने के लिए अयोग्य पाते थे, बिना कारण मांगे मैडम उनके स्थानांतरण का आवेदन भी स्वीकार कर लेती थी। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी नज़दीक आती जा रही थी। कुछ लोग तो इसके कारण बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें अपने आप को जेल से छूटने का अनुभव हो रहा था, पर कुछ दुखी भी हो रहे थे कि अब काम की गति का क्या होगा। परंतु कुछ यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि अब मैडम क्या करेगी। अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन तमाम औपचारिकताओं के बाद मैडम ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अब सेवानिवृत्त नहीं हो रही हूँ, मैं अब सेवा प्रवृत्त हो रही हूँ। आज तक के काम को हम सेवा मान सकते हैं क्या? ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। बात बहुत पुरानी थी, लेकिन सच कहती हूँ मन को छू गई। आज अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन मैडम की बहुत याद आई और याद आए उनके कहे हुए शब्द कि अब मैं सेवा प्रवृत्त हो रही हूँ। सेवा प्रवृत्त कैसे होते हैं? मैडम मेरी आदर्श थी, तो एक बार मैडम से मिलने की इच्छा हुई। अभी तक तो घर और दफ्तर की व्यस्तताओं में कुछ भी और सोचने या करने का समय ही नहीं मिलता था।
आज फुर्सत में डायरी में से पुराना नंबर निकाला और मैडम को लगाया। जैसी आशा थी, मैडम को फ़ोन लग गया। उन्होंने वह अपना नंबर नहीं बदला था। मैडम ने फ़ोन उठाते ही मुझे मेरे नाम से बुलाया और बोला, कहो कैसी हो, कैसे याद किया। मैंने एकदम हैरान होकर पूछा, आपको मेरा नाम कैसे याद है मैडम। वैसे ही मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्यों, जैसे तुम्हें मेरा नंबर याद है। मैडम ने मुझे अपना पता दिया क्योंकि मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। और दूसरे ही दिन गुड़गांव में मैं मैडम के घर थी। बाहर सिक्योरिटी वाले से जब मैडम के घर के बारे में पूछा तो वह मुझे आदर सहित एक घर के बाहर ले गया। उनके घर के बारे में जैसा कि मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं था। मैडम कॉटन की साड़ी पहने बाहर ही टेबल और चेयर पर वैसे ही बैठी थी जैसे कि वह ऑफिस के समय में आती और बैठती थी। अंदर उन्होंने 2 कमरों में और छत पर क्लास लगा रखी थी। सर आते थे और पढ़ाते थे। मैडम ने बताया कि उसके बाद में उन्होंने पढ़ने के इच्छुक गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। 100 या 200 रुपये फ़ीस के साथ वह बच्चों को पढ़ाने के लिए सेलेक्ट करती थी। फ़ीस भी वह इसलिए लेती थी ताकि बच्चों को फ्री में काम करने और करवाने की आदत ना पड़ जाए। पास होने के बाद उनके पैसे अक्सर उनको इनाम के रूप में लौटा दिए जाते थे। बच्चों को 10वीं 12वीं IIT और मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई करवाई जाती थी। विभाग के बहुत सारे टीचर, बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाएं जो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवाएं प्रदान करके सेवा में प्रवृत्त होना चाहते थे, वह सब आकर अपनी इच्छा अनुसार समय देकर बच्चों को पढ़ाते थे। वहीं जाकर मुझे पता लगा कि उनके पढ़ाए हुए बच्चों का सिलेक्शन IIT और मेडिकल में भी हुआ था। मैडम का स्कूल हर उस बच्चे के लिए खुला था जो पढ़ना चाहते थे। आगे भी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अगर सरकार से मिलना हो तो वहाँ से कोशिश करके दिलवाया जाता था। मैडम सकारात्मक सहायता करने के लिए अपने अनुभवों और अपनी पहचान का भी फ़ायदा उठाती ही थी। और यदि कुछ ऐसा ना भी हुआ तो कुछ अध्यापक मिलकर किसी अच्छे बच्चे जो कि पढ़ाई में होशियार हो और पढ़ना चाहता हो तो उनकी पढ़ाई का खर्च भी उठा लेते थे। दूसरे कमरे में जब मैं और आगे गई तो 4 सिलाई की मशीन रखी थी और अलमारी में बहुत सारे कपड़े। मैडम ने बताया कि कई लोग जिनके पास बहुत सारे फालतू कपड़े होते हैं वह अपने कपड़े इस अलमारी में छोड़ जाते हैं। अपने आप ज़रूरतमंद बच्चे जो कि सिलाई सीख रहे होते हैं अपने साइज़ का करके उन्हें पहन लेते हैं। सिलाई सिखाने के लिए 3 गृह विज्ञान की सेवा प्रवृत्त अध्यापिकाएं आती थी जो कि सिलाई के साथ साथ कपड़ों को काटकर नाप करना भी बच्चों को सिखाती थी। मैडम आज भी उतनी ही व्यस्त थी जितनी कि तब होती थी। लंच टाइम हो गया था। मैडम ने कहा, आओ खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। मैडम का 4 BHK वाला घर पूरी तरह से भरा हुआ था। अंदर शायद मैडम का कमरा एक
रेस्ट करने के लिए उन्होंने रखा होगा। अन्यथा मैंने देखा हर जगह पढ़ाई के लिए या कि सिलाई के लिए सब जगह बच्चे आया जा ही रहे थे। वहाँ एक डाइनिंग टेबल रखी थी। मैडम ने कहा आओ, टेबल पर खाना लग चुका है, फुल्के, दाल और चावल। मैडम ने कहा हम कभी गुरुद्वारे में या कहीं और तो सेवा कर नहीं पाते, लेकिन हमारे लिए यही मंदिर और यही गुरुद्वारा है। वो लोग जो सेवा करना चाहते हैं यहाँ पर खाने का कई बार सामान भी रख जाते हैं। यहाँ पर खाना सबके लिए ही बनता था। तभी उन्होंने रसोई में काम कर रही कांता जी से मेरा परिचय कराया। उन्होंने बताया कि इनके बेटे का सिलेक्शन IIT में हो गया है। हालांकि खाना बनाने के लिए महाराज है, पर फिर भी इस मंदिर रूपी घर में आकर बहुत सी वह महिलाएं जिनके बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं या कि जिनको बहुत अच्छा लगता है, वो भी यहाँ आकर सेवा करती हैं और महाराज का हाथ बटाती हैं। ऐसे ही एक कमरे में ड्राइंग रूम के उधर मैंने देखा कुछ बिस्तर जैसे बिछे थे। मैडम ने बताया कुछ बच्चे जिनके घर में ऐसे हालात नहीं होते कि वो पढ़ सकें, वह अपने इम्तिहानों पर यहाँ ही ठहर जाते हैं देर रात तक पढ़ते हुए। मैडम से विदा लेकर जब मैं अपने घर चली तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने किसी तीर्थ स्थल के दर्शन कर लिए हों। वास्तव में सेवा में प्रवृत्त होने का अर्थ मुझे समझ में आ चुका था और मैं भी इसी दृढ़ निश्चय के साथ चली थी कि मुझे भी सेवा निवृत्त होने के बाद सेवा प्रवृत्त होना है। मेरी कहानी पसंद आई हो तो और कुछ भी आपके मन में विचार आया हो तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।